हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं और इंडियन पॉलिटी के तहत जो भारतीय संविधान हम लोग पढ़ रहे हैं लगभग जो है उसके लास्ट में हम लोग पहुंच गए हैं। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है संविधान संशोधन। यहाँ पर समझ लीजिए कि मैं संविधान संशोधन की बात नहीं करूँगा कि कितने संशोधन हुए हैं या संशोधनों में क्या हुआ है। आज हम ये समझेंगे कि संशोधन की प्रक्रिया क्या है, जो भी संशोधन की प्रक्रियाएं होती हैं वो कौन कौन सी हैं, किस अनुच्छेद में है और भारतीय संविधान में संशोधन का तरीका क्या है। तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा ही वीडियो होगा, तो आप लोग अंत तक इसे ज़रूर देखें। इसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि विशेष बहुमत क्या है, विशिष्ट बहुमत क्या है और संविधान हमारा लचीला है कि कठोर है कि दोनों है। इसमें आपको समझ में बातें आ जाएंगी। तो सर्वप्रथम जैसा कि टॉपिक यहाँ लिखा गया है संविधान संशोधन, पहले तो हम ये देख लें कि इसका प्रावधान कहाँ है, संविधान के किस भाग में है और किस अनुच्छेद में है। चूँकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जीके का, तो आप पहले ये समझेंगे कि जो प्रावधान हमारा है संविधान संशोधन का, जो प्रावधान है वो प्रावधान है संविधान के भाग 20 में। तो इसको क्लियर करें कि भाग 20 में हमारे संविधान में संशोधन कैसे होगा इसका प्रावधान किया गया है। और इस भाग 20 में एक ही अनुच्छेद है और वो अनुच्छेद है 368, अनुच्छेद 368। ये जो है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को समझाता है या बताता है कि हमारे संविधान में संशोधन कैसे होगा। अब ये तो बात हो गई। अब हम जरा संशोधन की प्रक्रिया समझते हैं। किसी भी संविधान के लिए किसी भी जब भी ये संविधान हमारा बना था तो उस संविधान में व्यवस्था जरूर दी जाती है, क्योंकि समय काल देश के अनुसार परिस्थितियां बदलती हैं और उन परिस्थितियों के हिसाब से अगर संविधान को में अपने अंदर बदलाव लाने की क्षमता नहीं होगी तो वो संविधान जो है कुछ समय के पश्चात इररिलेवेंट हो जाता है। तमाम ऐसे कानून होते हैं जो नए नए कानूनों की आवश्यकता भी होती है और पुराने तमाम ऐसे कानून होते हैं जिनकी ज़रूरत खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से संविधान में संशोधन अति आवश्यक है। लेकिन अब इसके दो एस्पेक्ट हैं जो आपको समझना है कि अगर संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बहुत सरल बना दिया जाए या संविधान संशोधन करना बहुत आसान हो तो उस प्रकार के संविधान को हम कहते हैं लचीला संविधान या नम्य संविधान। तो जिस संविधान में संशोधन करना बहुत ही आसान होता है उसको हम कहते हैं नम्य या लचीला संविधान। अब आपको समझ में आ रहा, क्वेश्चन उठ रहा होगा आपके मन में कि ऐसा कौन सा संविधान है दुनिया में जो बहुत लचीला है। तो ऐसा एक संविधान है, इंग्लैंड का संविधान है। वो ज़्यादातर ट्रेडिशंस पर ही आधारित है, परंपराओं पर ही आधारित है और उसमें परिवर्तन कर देना, संशोधन कर देना बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। इसलिए इंग्लैंड का जो संविधान है वो लचीला संविधान कहा जाता है। इसका जो विपरीत होता है उसको हम कहते हैं कठोर संविधान। कुछ ऐसे भी दुनिया में संविधान हैं जो बहुत कठोर हैं, यानी उनमें परिवर्तन करना बहुत कठिन काम है। जैसे अमेरिका का संविधान। तो अमेरिका का संविधान जैसे आप ले लीजिए, कनाडा का संविधान ले लीजिए, तो ऐसे संविधान में संशोधन करना बहुत कठिन है। लेकिन ब्रिटेन का संविधान ले लीजिए तो ब्रिटेन के संविधान में संशोधन करना बहुत आसान है। इसलिए जो है उसको हम नम्य या लचीला संविधान कहते हैं। और कठोर संविधान या इसी को अनम्य संविधान हम कहते हैं। किसको? अमेरिका के संविधान को। क्योंकि यहाँ इस संविधान में संशोधन करना, परिवर्तन करना वाकई बहुत कठिन काम है। बहुत ज़्यादा संशोधन अभी नहीं हुए हैं। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ आप जानते हैं? आप नेट पे सर्च करेंगे तो आधे से भी कम संशोधन अमेरिका में हुए हैं जितने संशोधन भारत में हुए हैं उसकी तुलना में। अब क्या हुआ कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो वहाँ पर जो संविधान निर्माता जो लोग थे, जो महानुभाव थे, उन्होंने सोचा कि भारत जैसे देश में कौन सी व्यवस्था अपनाई जाए, नम्य संविधान की अपनाई जाए कि अनम्य संविधान की अपनाई जाए, लचीला संविधान बनाया जाए या कठोर संविधान बनाया जाए।
अब यदि लचीला संविधान बना दिया जाए तो उसके साइड इफेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी सब लोग क्या है कि अपनी अपनी तरह से संविधान को देखेंगे और तत्काल में संशोधन कर दिया करेंगे, जिससे बड़ी समस्या आएगी। दूसरा, अगर बहुत कठोर संविधान बना दिया जाए तो संविधान में संशोधन नहीं हो पाएगा, और भारत जैसे देश में जहां इतनी प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग, इतने धर्म को मानने वाले लोग, इतनी क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है, इतने संस्कृति में अंतर पाया जाता है, इस तरह से इतना विशाल देश और उसमें कोई कानून की आवश्यकता पड़ती है तो चेंज ना हो पाना भी कठिन कार्य है। यानी ये भी ठीक नहीं है कि चेंज ना हो पाए तो भी जो है शासन चलाना शायद कठिन हो जाएगा। ये संविधान निर्माता हमारे बखूबी जानते थे, इसीलिए शायद उन लोगों ने ये सोचा कि अपने यहाँ जो रास्ता अपनाया जाए वो बीच का रास्ता अपनाया जाए। इसलिए भारतीय संविधान निर्माता ने ऐसा रास्ता अपनाया जो बीच का रास्ता था, यानी अपने यहाँ का जो संविधान है वो ना तो कठोर है और ना ही लचीला है, या कहिए कठोर और लचीला दोनों के बीच का संविधान है। तो इस प्रकार से जो हमारे भारत का संविधान है इसको आप कहिए कठोर तथा लचीला दोनों का मिश्रण बना दिया गया। कठोर तथा लचीला ये दोनों का मिश्रण है। अब इसका मतलब जरा दोनों समझ लीजिएगा कि हमारा संविधान कठोर भी है, लचीला भी है, या कहा जाए ना तो कठोर है पूर्णतया और ना ही पूर्णतया लचीला है। तो कैसा है, कुछ प्रावधानों में संशोधन करना बहुत कठोर है, कुछ प्रावधानों में संशोधन करना बहुत लचीला है, यानी बहुत आसान है। तो अपना संविधान जो है वो कठोर एवं लचीला दोनों का मिश्रण है, यानी ना तो पूर्णतया कठोर है और ना ही पूर्णतया लचीला है। अभी जल्दी हाल ही में एक परीक्षा हुई थी, यूपी टेट की परीक्षा हुई थी, उसमें एक सवाल आया था कि लचीला संविधान कौन सा है। तो उसमें जो है तमाम लोगों ने भारत उत्तर में था विकल्प में, और लगा दिया उन लोगों ने, गलत हो गया सवाल। तो मैंने भी बताया था उस समय कि हाँ ब्रिटेन होगा, इंग्लैंड होगा, क्योंकि भारत का संविधान एक तरफा उत्तर आप नहीं देंगे, ना तो कठोर कहेंगे और ना तो लचीला कहेंगे। यानी कठोर और लचीला जब दोनों विकल्प में मिलेगा तभी आप उसको सही मानेंगे, या कहिए नम्य और अनम्य, नम्यता और अनम्यता के बीच एक मिश्रण है या बीच का एक रास्ता है। कुछ प्रावधान इसमें ऐसे हैं कि जिसमें अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो बड़ा कठिन कार्य है, और कुछ में चेंज करना बहुत आसान कार्य है। तो इस प्रकार से ये बात आपको समझ में आ गई कि भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। अब हम जरा देखते हैं कि संविधान की प्रक्रियाएं जो है चेंज करने की, संशोधन की प्रक्रियाएं, वो अनुच्छेद 368 में जो निहित हैं वो कौन कौन सी प्रक्रिया हैं जिसके द्वारा संवैधानिक संशोधन हो सकता है। तो देखिए अनुच्छेद 368 में संशोधन के 3 तरीके बताए गए हैं। इन तीनों तरीकों को आप स्पष्ट रूप से पहले समझें, कई बार इससे सवाल भी आता है। पहला जो है साधारण बहुमत, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, पहला तरीका। सबसे आसान तरीका संविधान में संशोधन का यही है कि साधारण बहुमत। अब साधारण बहुमत क्या होता है, जितने सदस्य उपस्थित हैं उनमें आधे से अधिक इस पक्ष में हो कि इस विधेयक को पारित कर देना है, तो संविधान जो है क्या हो जाएगा, संशोधन पारित हो जाएगा, यानी मान्य हो जाएगा। साधारण बहुमत सबसे आसान तरीका हो। साधारण बहुमत का मतलब आप समझ गए कि जो भी उपस्थित सदस्य हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, सदस्य जो उपस्थित हैं उसके आधे से अधिक, यानी अगर 100 सदस्य उपस्थित हैं तो 51 सदस्य अगर पक्ष में वोट कर देते हैं तो वो संशोधन हो जाएगा। तो उपस्थित सदस्यों में आधे से अधिक सदस्य अगर मत कर दें तो वो संशोधन स्वीकृत हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक बात और जानिएगा कि ये जो साधारण बहुमत से जो संविधान में संशोधन होते हैं, इनको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता। यानी अनुच्छेद 368 के तहत ये जो है संविधान संशोधन नहीं है, इस बात को आप समझिएगा। तो इसको आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 368 के तहत ये संविधान संशोधन नहीं माने जाते। अनुच्छेद 368 के तहत
यद्यपि ये संविधान में संशोधन करते हैं कुछ प्रावधानों में, लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत इन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाता। ये बात आप याद रखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें किस किस चीज में, संविधान के कौन कौन से प्रावधानों को इसमें चेंज किया जा सकता है। तो इसमें जो है जहां पे अनुच्छेद है वहीं पर जिक्र कर दिया गया है कि कौन कौन से प्रावधान को साधारण बहुमत से चेंज किया जा सकता है। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने जरूर बताऊंगा। जैसे इसमें नए अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश, मान लीजिए करना है, नए राज्यों का प्रवेश संसद को करना है तो किस बहुमत से पारित करना होगा? साधारण बहुमत से, बिल्कुल साधारण बहुमत से। स्थापना नए राज्य की करनी है, ये भी साधारण बहुमत से हो जाएगा, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो नए राज्यों का प्रवेश कराना हो, नए राज्यों की स्थापना करनी हो, उनके नामों में परिवर्तन करना हो, ये सारी चीजें हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त जो है एक जान लीजिए, कहीं पर विधान परिषद का सृजन करना हो, किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन करना हो या समापन करना हो, सृजन भी हो सकता है और समापन भी हो सकता है। ये मैंने आपको राज्य विधानमंडल में बहुत डिटेल में पढ़ाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तो नए राज्यों का प्रवेश है, स्थापना है, विधान परिषद का सृजन है, समापन है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों से संबंधित कोई बात है तो इसमें सब में साधारण बहुमत से परिवर्तन किया जा सकता है, जो कि रियलिटी में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन समझे ही नहीं जाते। इसके अतिरिक्त एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ विषय है जिसको साधारण बहुमत से हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये है नागरिकता संबंधी प्रावधान। अभी आपने देखा होगा एक नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है चेंज हुआ है, CAA जो आया है। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान में अगर कोई चेंज करना है तो ये संसद के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि संसद को केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता है। साधारण बहुमत माने उपस्थित सदस्य में आधे से अधिक। चलिए ये बात हमें समझ में आ गई। अब दूसरा बिंदु हम देखते हैं, तो उसमें है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत। अब जरा देखिए बीच की स्थिति है, संविधान के ज्यादातर प्रावधान या कह लीजिए मैक्सिमम संविधान संशोधन इसी बहुमत से होते हैं, जिसको हम कहते हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत को पहले समझ लीजिए, जहां जहां संविधान में जहां जहां विशेष बहुमत कह दिया जाएगा उसका मतलब एक ही होगा। और उसका मतलब आप जरा समझ लीजिएगा, उसका मतलब ये है, अगर विशेष बहुमत है कि कुल सदस्य हैं, अगर जितने भी कुल सदस्य हैं तो कुल सदस्यों का बहुमत यानी आधे से अधिक कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। एक दूसरा इसमें जो और अभी पारित नहीं हुआ है, कुल सदस्यों के बहुमत हो जाने से ही ये संविधान संशोधन नहीं हो जाएगा। अभी क्या होगा, कुल सदस्यों का बहुमत हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा कि जो उपस्थित सदस्य थे, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत, ये दोनों कंडीशंस जब फुलफिल हो जाएंगी तो तब हम उस संविधान संशोधन को पारित मानेंगे। यानी विशेष बहुमत का तात्पर्य हुआ कुल सदस्यों का बहुमत, सदन में जितने कुल सदस्यों की संख्या है उनका बहुमत, और जितने उपस्थित या मत देने वाले सदस्य हैं उसके 2/3 बहुमत से ये संकल्प पारित होना चाहिए, तभी हम उसको विशेष बहुमत द्वारा पारित मानेंगे। तो अब इस विशेष बहुमत को आप समझ गए। स्पेशल मेजॉरिटी इसको हम बोल देते हैं इंग्लिश में स्पेशल मेजॉरिटी। तो ये स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत। अब लगभग मैंने आपको बताया कि संविधान में मैक्सिमम अनुच्छेद जो है इसी से जो है चेंज किए जा सकते हैं। अब यहां पर कि कैसे समझ में आएगा कि विशेष बहुमत से क्या चेंज होगा, तो देखिए जहां पर संविधान में लिखा है कि ये अनुच्छेद साधारण बहुमत से चेंज हो सकता है, उस अनुच्छेद को छोड़ दीजिए, और एक मैं अभी जो तीसरी कंडीशन बता रहा हूं उसको छोड़ दीजिए। उसके अतिरिक्त जहां जहां कुछ नहीं लिखा है वहां सब चेंज होगा तो विशेष बहुमत से ही होगा। तो इस प्रकार से विशेष बहुमत समझ लीजिए और जान लीजिए कि मैक्सिमम जो है संशोधन इसी बहुमत से होते हैं। अब देखिए तीसरा जो है क्या है,
तीसरे में क्या है कि विशेष बहुमत तो है ही, विशेष बहुमत है, ये तो रहेगा ही। विशेष बहुमत होने के साथ साथ कम से कम आधे राज्य, यानी 28 राज्य हैं तो 14 राज्य, आधे राज्यों के विधानमंडल के विधानमंडलों के अनुसमर्थन द्वारा। अब देखिए, ये प्रावधान संविधान में संशोधन करने का बहुत जटिल है, तो यही मैंने कहा कि जटिल भी है, ये जटिल वाला प्रावधान है, ये बिल्कुल इजी वाला है, और बीच की स्थिति भी है, विशेष बहुमत भी है। तो ऐसा नहीं कि हमारा संविधान लचीला है, इसको देख करके कोई कह दे कि लचीला है, या इसे देख करके कोई कह दे कठोर है। दोनों बातें सही नहीं है, क्योंकि लचीला भी है और कठोर भी है। अब देखिए, विशेष बहुमत तो होना ही चाहिए और आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन होने चाहिए, यानी कम से कम आप संसद में विशेष बहुमत दोनों सदनों से पारित कीजिए, उसके बाद आधे राज्यों के विधानमंडल उसका समर्थन करें साधारण बहुमत से। अपने अनुसमर्थन का मतलब होता है अपने साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत माने उपस्थित सदस्यों के आधे से अधिक। तो साधारण बहुमत से आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन के द्वारा जब ऐसा विधेयक पारित होगा तभी वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और तभी वो संविधान संशोधन समझा जाएगा। इसमें जो है जहां जहां ऐसे प्रावधान है वहां वहां उसी अनुच्छेद में लिखा गया है कि इसमें संशोधन करने के लिए यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब इसमें उदाहरण स्वरूप हम प्रक्रिया लेते हैं। इसमें जैसे आप एक बहुत महत्वपूर्ण ले लीजिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन का तरीका अगर बदलना है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के तरीके में अगर परिवर्तन करना है तो इसी तरीके से परिवर्तन होगा। कभी जो है संघ एवं संघीय न्यायालय यानी संघ न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय से संबंधित कोई परिवर्तन करना है तो इसी से होगा। इसके अतिरिक्त अगर आप जान लीजिए कि संघ और राज्य के बीच का जो विधायी संबंध है, विधायी संबंध है, उन संबंधों में परिवर्तन करना है तो यही तरीका अपनाया जाएगा। अब विधायी संबंध का मतलब कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची, यानी 7वीं अनुसूची में अगर आपको कोई परिवर्तन करना है तो यही तरीका आपको अपनाना होगा। इसके अतिरिक्त स्वयं अगर अनुच्छेद 368 में ही संशोधन करना हो, स्वयं अनुच्छेद 368 में संशोधन करना हो तो भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो इस तरह से संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रियाएं, एक सबसे सरल प्रक्रिया साधारण बहुमत, दूसरी विशेष बहुमत और तीसरी जो है विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन द्वारा, जो कि बहुत जटिल प्रक्रिया है। इस तरीके से संविधान में संशोधन करना बहुत कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो जटिल भी है और हमारी लचीली भी है, और इस तरह से हमारा संविधान न तो पूर्णतया जटिल है, न पूर्णतया कठोर है, न पूर्णतया अनम्य है, बल्कि और ना ही पूर्णतया नम्य है या लचीला है या सरल है। तो इस तरह से भारत का संविधान जो है कठोर और लचीला के बीच में एक अद्भुत समन्वय स्थापित करता है, जो 3 प्रकार से संशोधन की बात करता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सवाल कैसे आते हैं? साधारण बहुमत से चेंज होने वाले सवाल आ जाते हैं, विशेष बहुमत किसे कहते हैं इससे संबंधित सवाल आ जाते हैं, या कभी बहुत जनरल टॉपिक जैसे जो मैंने टॉपिक बताई है कि मान लीजिए आपसे सवाल पूछ ले कि राष्ट्रपति को निर्वाचन को चेंज करना है तो कौन सी विधि अपनाई जाएगी, तो आपको दिमाग में रखना है कि विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन द्वारा ही इसे चेंज किया जा सकता है। तो अब इसके पश्चात हम देख लेते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। तो संविधान संशोधन की 3 प्रक्रियाएं हम समझ चुके हैं। 3 प्रकार के बहुमत की जो बात की गई है वो हमें पता चल गया है। अब इसकी प्रोसेस की बात जानते हैं कि जो प्रक्रिया है वो कौन सी प्रक्रिया फॉलो की जाती है। तो यहाँ पर प्रक्रियाएं जो है जनरली आप समझ लीजिए कि जो प्रोसेस है, संविधान संशोधन का जो विधेयक है वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो एक बात ये जान लीजिएगा कि संसद के 2 सदन हैं, एक को हम कहते हैं लोकसभा और एक को कहते हैं राज्यसभा। और हमें पता है कि कई ऐसे विधेयक हैं जिसके लिए रेस्ट्रिक्शन है कि जैसे धन विधेयक है तो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
लेकिन संविधान संशोधन विधेयक कोई भी हो, चाहे आप उसे लोकसभा में प्रस्तुत करें और चाहे आप राज्यसभा में प्रस्तुत करें, यानी संविधान संशोधन संबंधी कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये बात आप नहीं भूलेंगे, किसी भी सदन में। अब इन दोनों सदनों में जो प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं के द्वारा जब ये पारित हो जाएंगे, पारित होने के बाद ये पहुंचेंगे किसके पास? राष्ट्रपति के पास पहुंचेंगे। राष्ट्रपति इस संविधान संशोधन विधेयक को ना तो रोक सकता है और ना ही पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, यानी वहां पर राष्ट्रपति मजबूर है, राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी ही होगी, इसमें कुछ नहीं कर सकता वो। और राष्ट्रपति की सहमति देने के पश्चात ही ये जो संशोधन है ये अधिनियम बन जाएगा और उसी दिन से संविधान संशोधित समझा जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया जो है फॉलो की जाती है। अब ये जो संविधान संशोधन की पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रोसेस को हम लोगों ने एक किसी देश से उधार लिया है, ये अपने देश का नहीं है और उस देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है हमारे यहाँ एडाप्ट की गई थी, ये भी बात आपको याद रखना है, भूलना नहीं। अब यहाँ एक बात आप लोग और भी नोट रखिएगा कि संविधान में कहीं संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है, संयुक्त अधिवेशन। तो हमने खैर आपको वही बता दिया था, फिर भी आपको याद दिला रहा हूं कि जब संविधान संशोधन विधेयक होगा, जब भी संविधान संशोधन विधेयक आएगा तो ऐसी दशा में दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, अर्थात दोनों सदनों से अलग अलग संविधान संशोधन विधेयक पारित होना चाहिए, इसमें कोई छूट नहीं प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 108 के तहत जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है वो संविधान संशोधन विधेयक में नहीं बुलाया जा सकता, ये भी बात आप याद रखेंगे। अब यहाँ छोटी सी एक बात और भी आपको जानना है कि संविधान संशोधन का जो ये पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जितनी आसान हम लोग को लगती है उतनी आसान नहीं है। न्यायपालिका में और विधायिका में कई बार इसके लिए तमाम टकराहट की स्थिति उत्पन्न हुई है कि कौन से प्रावधान को संसद चेंज कर सकती है, संसद के संविधान संशोधन की जो पावर है वो असीमित है कि सीमित है, कि उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है कि नहीं। इस तरह से काफ़ी बार विवाद हुआ, कई मैटर्स हुए हैं, उन सारे मैटर्स का तो मैं यहाँ उल्लेख नहीं करूँगा, लेकिन एक यहाँ विवाद जो हुआ उसको आप जरूर जानिए। एक जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, एक मुकदमा आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगर आप संशोधन पढ़ते हैं तो इतनी बात आपको जरूर जाननी है, इसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती। 1973 में ये मैटर आया था और उस 1973 के मैटर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा था कि संसद को यद्यपि संविधान में संशोधन की शक्ति है, वो कोई भी संशोधन कर सकती है, जनता द्वारा चुनी गई सबसे उच्च विधायी संस्था है, लेकिन उसने क्या कहा कि इसमें जो बेसिक ढांचा है, कहीं पर आपको मिल जाएगा बेसिक ढांचा या कहीं इसको आप कह देंगे बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचा इंग्लिश में इसको कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे का सिद्धांत। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में संशोधन जो हमारी संसद है ये उसी हद तक कर सकती है जिस हद तक ये बेसिक ढांचा या बुनियादी ढांचा को प्रभावित ना करे या बेसिक ढांचा को ही बदलकर ना रख दे। अब ये बात आई कि बेसिक ढांचा क्या है? बेसिक ढांचा ये है जो संविधान का मूलभूत तत्व है, बिल्कुल ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, उसके बाद संविधान में कुछ रह ही नहीं जाएगा, तो उस बेसिक ढांचा को कहीं ना बदल दिया जाए कि संविधान का पूरा स्वरूप ही बदल दिया जाए। अब
क्वेश्चन ये उठ रहा है कि इस बेसिक ढांचा को परिभाषित कौन करेगा और कौन कहेगा कि ये बेसिक ढांचा है, इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये परिभाषित करने का जिम्मा सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऊपर लिया है और ये न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा ये किसी भी जो भी चेंजेस होते हैं उसको ले जा करके यहाँ ये जांच करता है कि कहीं ये बेसिक ढांचा को तो चेंज नहीं कर रहा है। और बेसिक ढांचा में बार बार अपडेट भी आते रहते हैं, तमाम चीज़ें जुड़ती रहती हैं, लेकिन उसमें भी अभी तक कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको चेंज करना है कि संविधान अब अपने देश को पंथ निरपेक्ष नहीं रखना है, सेकुलर नहीं रखना है, तो कोर्ट ने कह दिया है कि ये बेसिक ढांचा है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त आप कह दें कि हाँ हमारे यहाँ जो संसद की सर्वोच्चता है, संविधान की जो सर्वोच्चता है, तो संविधान सर्वोच्च नहीं रहेगा, तो ये संविधान का बेसिक ढांचा है, यानी संसद इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त मान लीजिए कोई सरकार आए और कह दे कि अब अपने यहाँ लोकतंत्र नहीं रखेंगे, अब हम राजतंत्र लाएंगे, तो ये चेंजेस नहीं हो सकते हैं। हम अपने संविधान को गणतंत्र नहीं रखेंगे, ये चेंज नहीं हो सकता। विधि का शासन जो है, राष्ट्र की एकता और अखंडता की कोई बात है, तो इस तरह से ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जिसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक ढांचे में डाल दिया है, उसमें संशोधन संसद नहीं कर सकती है। बाकी सभी अनुच्छेद में, बाकी पूरे संविधान में केवल और केवल संसद को, राज्य विधानमंडल को नहीं प्राप्त है संविधान संशोधन की शक्ति, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। थैंक यू सो मच।